नमस्कार साथियों, जेक गाइड यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के साइंस चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के सभी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन पदार्थ है? तो वायु जो है आपका एक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर 4, ठंडा पेय आपका एक पदार्थ है। इसी तरह से आपके बहुत सारे इस तरह इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग को अच्छे से रट लेना होगा और जब आप इसको रट के जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो स्नेह जो है आपका एक पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, दूध है। दूध आपका एक द्रव पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 6, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इसे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? तो ऑप्शन नंबर 4, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 4, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? तो आपके ऑप्शन नंबर 1, ठोस के अवस्था को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना आपका एक विसरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है आपका विसरण। क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की सुगंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1, विसरण। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? तो ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीजन में विसरण की गति सबसे ज़्यादा तेज होगी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा आयतन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो ऑप्शन नंबर 2, आकार आपका अनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 15, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा की अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सवाल पूछ सकता है कि ऊर्जा में सबसे अधिक जो तेज अवस्था होती है ऊर्जा की, वह किस अवस्था में होती है? तो गैस अवस्था में होती है और सबसे कम होती है वह ठोस अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ की किस अवस्था में अतरानुक बल प्रबल होता है? तो ऑप्शन नंबर 1, ठोस होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो गैस में कणों की अधिकतम गति होती है। क्वेश्चन नंबर 19, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो वह कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 या 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, जल का क्वथनांक होता है तो 100 डिग्री होता है और शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है वह 373 केल्विन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, बर्फ का गलनांक जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को रट के जाना ही होगा। अगर आप लोग रट के जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का जो गलनांक होता है अगर हम लोग केल्विन में बोले तो 273 केल्विन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर 3, बर्फ जल से हल्का होता है, इसी वजह से वह तैरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 26, 200 के केल्विन तापक्रम बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 -373 केल्विन के बराबर होता है, सॉरी सेल्सियस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, 300 केल्विन तापक्रम बराबर होता है तो वह 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये सब आप लोग रट के जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोग को। मैं डायरेक्ट आपको 32 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वह आपका 273 केल्विन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाता है? तो विसरण के कारण फैलता है। कभी भी आप लोग देखते हो कि घर में भोजन बनता है, अगर सब्जी बन रही है तो उसका दूर तक गंध फैल जाता है, ये विसरण के कारण से ही क्या होती है? फैलती है। ओके, 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो वह ठोस अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 35, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो वह गैसीय अवस्था
होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, किस अवस्था के दरम्यान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 घनत्व के बराबर होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है आपका संघनन। क्वेश्चन नंबर 38, ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठोस से जो डायरेक्ट गैस में बन जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, द्रव से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है? वह वाष्पन कहलाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रट के जरूर जाएंगे। ठीक है, VVI है 38 और 39। क्वेश्चन नंबर 40, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो वह द्रव अवस्था में होगी। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो वह वाष्प अवस्था में होगी। क्वेश्चन नंबर 42, जल वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप घट जाता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है। शुष्क बर्फ का अगर रासायनिक बात करें तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ठोस CO2। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो जो सूती की कपड़ी होती है वह गर्मियों के समय में बहुत ही ज्यादा आरामदेह होती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? तो वह वाष्पीकरण के कारण घड़े का जल ठंडा होता है गर्मियों के मौसम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप का SI मात्रक आपका होता है वह केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 47, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है तो आपका किलो जूल पर केजी होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में सबसे अधिक संपीड़न कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 गैस सबसे ज्यादा संपीड़ित होता है, यानी इसको जितने ज्यादा आप संपीड़ित कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 50, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 51, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस और वाष्प ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह वाष्पीकरण प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को लिए मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसे आप क्या करेंगे, ऑडियो फॉर्म में सुनेंगे। ठीक है, वीडियो फॉर्म में अगर आप सुनते हैं तो वो भी ठीक है। आप क्या करें, इसे आराम से रख दे और इस बातों को मैं जो बोल रहा हूँ उसको सिर्फ सुनते जाइए। आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगी और मतलब आपको दिमाग में याद रह जाएगा। आपको वीडियो देखने से कुछ नहीं फायदा है, आप सिर्फ इसका ऑडियो फॉर्म को याद रखेंगे। ओके, और आपको इसकी बात करें PDF, तो मैं PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको किस में सेंड कर दूँ? आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आप लोग को, तो मैं लिंक वगैरह तो भी बनाने नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, जेक गाइड। आप इसे जिस तरह आपका यूट्यूब चैनल जेक गाइड के नाम से है, तो आप लोग जेक गाइड ही टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा और वहीं से आप लोग इसको डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बनवा दूंगा। अभी तक टेलीग्राम तो इस चैनल के नाम से बना नहीं है, लेकिन मैं बनवा दूंगा शाम तक और मैं आप लोग को उसमें डलवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है तो वह ऑप्शन नंबर 1। आप ये सब चीज क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन चलिए 57, पदार्थ की किस अवस्था में अतरानुक बल न्यूनतम होता है? तो वह ऑप्शन नंबर 3 गैस में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में सबसे कम घनत्व किसका होता है? तो रुई का सबसे कम घनत्व होता है। क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 आ गया, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर 3 जल आपका सबसे ज्यादा शुद्ध पदार्थ है ये सब चीजों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है, पारा आपका शुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर 2 वायु आपका शुद्ध अशुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो दूध भी आपका एक अशुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन मिश्रण है? तो वायु आपका मिश्रण है, चूंकि वायु में कार्बन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, सब इसीलिए इसमें क्या होती है, यह मिश्रण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन मिश्रण है? तो बारूद आपका मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन समांगी मिश्रण है? तो सोडा जल आपका समांगी मिश्रण है। निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है? तो वायु आपका विषमांगी मिश्रण होता है।
क्वेश्चन नंबर 10, समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन विलयन है? तो सोडा जल आपका एक विलयन है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका समुद्री जल आपका एक विलयन है। क्वेश्चन नंबर 13, सौर्य की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 GM है, यानी ग्राम है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोडा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 3.15 ग्राम अगर मिला देंगे तो वह विलयन आपका संतृप्त बन जाएगा। ओके, ये सब आप लोग रट के जाएंगे ताकि आपका अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन विलयन निलंबन है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 मटमेला जल आपका निलंबन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन निलंबन है? तो आपका धुआं एक निलंबन है। इसे सब आप लोग रीडिंग कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख लेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके और आप इसे रट लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन तत्व नहीं है? तो आपका जो पानी है वह तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका नमक जो है वह यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 22, यौगिक का एक उदाहरण है? तो यौगिक का एक उदाहरण जल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, यौगिक का एक उदाहरण है? तो जल आपका एक यौगिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन यौगिक है? तो जल आपका एक यौगिक है। इसी का एक एग्जाम्पल आप लोग को पूछ रहा है। इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको रहने वाला है। हो सकता है कि आपको एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन मिश्रण है? तो बालू आपका एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन मिश्रण है? तो आपका इनमें से सभी, यानी वायु, कच्चे फलों का सलाद, समुद्री जल, ये सब क्या होता है? एक मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर सकते हैं? तो आप अमोनियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्च विलियम जो है आपको टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 दूध जो है आपको टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विलियम में परिक्षेपित कणों का आकार होता है? तो वह 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्लोकाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है? तो वह 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है? तो वह 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ये सब क्वेश्चनों को आपको रट के लाना होगा कि कितने नैनोमीटर के बराबर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो आपका जल से बर्फ में बनना आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर 3 जल का जमना आपका एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर 3 अलमारी में जंग लगना आपका एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 4 कोयले का जलना आपका एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36, समुद्री जल में नमक पृथक करने की विधि का नाम है? तो आपका क्रिस्टलीकरण, जो आपका नमक को जो हम लोग पृथक करते हैं वह कहलाता है, समुद्री जल से जो हम लोग नमक पृथक करते हैं उसको क्रिस्टलीकरण का नाम देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो उसे ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, डाई में रंगों को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि है? तो वह क्रोमेटोग्राफी आपका एक विधि होता है। क्वेश्चन नंबर 39, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रट के जरूर जाएंगे। दही से मक्खन को पृथक करने की सामान्य विधि आपका क्या कहलाता है? तो वह अपकेंद्रण विधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वह भैया पारा है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, उपधातु है? तो सिलिकॉन लिखा है लेकिन सिलिकॉन भी बोलते हैं इसको। तो सिलिकॉन जो है आपका एक उपधातु है।
आपका चैप्टर नंबर 3 है परमाणु एवं अणु, इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर सुनते जाएंगे तो आपको बेनिफिट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है, तो वह अंतवा एल एल वाई जीए एवं प्राउस्टर ने इनका प्रतिपादन किया हुआ है। इसे भी आप जरूर रट लेंगे, भले डिफिकल्ट नाम है लेकिन हो सकता है कि आपको इससे सवाल जरूर पूछ देगा। तो सिर्फ आप ऑप्शन नंबर 3 भी अगर आप करके जाते हैं, अगर सवाल पूछ देता है तो आप इसे एक टिक कर सकते हैं और आपका नंबर अच्छा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया है, तो द्रव्यमान संरक्षण के प्रतिपादन का नियम अगर किन्होंने किया था तो वह अंतवा एल अला इजे एवं प्राउस्टर ने ही किए हुए हैं। किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है, तो लोहा का लैटिन नाम आपका फेरम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस तत्व का लैटिन नाम नेट्रियम है, तो सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। क्वेश्चन नंबर 5, किस तत्व का लैटिन नाम कैलियम है, तो पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो वह ऑप्शन नंबर 2 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ओके, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 8, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से किस बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, उसका अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग में 16 गुना भारी है। क्वेश्चन नंबर 11, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, तो वह 1:8 के बराबर होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा VVI है, आप इसे जरूर रट के जाएंगे। 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इसमें पक्का एक ना एक आपको देखने को जरूर मिलेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुने, मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, 11, 12, 13, 14 बहुत एग्जाम के विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसे जरूर रट लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, एक अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 13, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, तो वह 5:2 होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अमोनियम के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के भार का अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 14:3 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, CO2 के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, तो वह 3:8 होता है। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं, तो वह उसे नैनोमीटर में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप VVI आप इसे टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं, तो उसे हम U के द्वारा नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है, तो वह ऑप्शन नंबर 2 अणु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सभी द्रव्यों की रचना इकाई क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 परमाणु होती है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है, तो वह अणु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आर्गन मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सा तत्व बहु परमाणुक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सरफल आपका एक तत्व है जो कि बहु परमाणुक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन आपका द्विपरमाणुक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका NH3 आपका चतुर्परमाणुक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है, तो आपका हीलियम जो है वह द्विपरमाणुक नहीं है, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपका द्विपरमाणुक है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26 साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, ये आपको बहुत ज्यादा पूछता है NaCl। आपका ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आप वेरी वेरी ठीक कर लेंगे, वेरी आई है ओके। आप इस बात को बहुत ही ज्यादा केयरफुली लिसन करेंगे, जो मैं VVI करवाता हूँ उसे आप लोग भी VVI ठीक कर लेंगे और ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि आपको एग्जाम में जरूर पूछ देगा। मैं इसे 100% श्योर तो नहीं हूँ कि आपको पूछ देगा, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 जल का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है, तो H2O। इस बात से मैं बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल नॉर्मल सवाल को पूछता है, क्योंकि आप लोगों को फेल करने का गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा इरादा नहीं रहता है, आप लोगों को पास करवाने का ही इरादा रहता है, इसीलिए नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन को डालेगा। आप लोग उतनी भी हार्ड ना पढ़ लें जो आपको प्रॉब्लम करती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 सल्फर का आणविक सूत्र है, सल्फर का आणविक सूत्र जो होता है S8 होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वह H2SO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 31 अमोनियम सल्फेट का सूत्र जो होता है वह NH4 का हल ट्वाइस SO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है वह MgCl2 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है, क्या होता है Fe2O3। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl होता है, ओके। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। कार्बन टेट्रोक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2S। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 Al2O3 होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है AlCl3 होता है, ओके। वो ऊपर वाला ऑक्साइड था, इसमें क्लोराइड की बात किया, जैसे ऑक्साइड किया तो O3 कर दिए, क्लोराइड का बात किया तो ACl कर दिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 जल में उपस्थित तत्व के नाम है, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 44 भुजा हुआ चूना में उपस्थित तत्व के नाम है, तो आपका कैल्शियम ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, ओके। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में सोडियम तत्व का प्रतीक है, तो सोडियम तत्व का जो प्रतीक है ऑप्शन नंबर 1 सोडियम ही, ठीक है, Na, ओके। Na किस तत्व का संकेत है, तो सोडियम का है। H2SO का क्या लिखा है, पोलर, पोलर द्रव्यमान है ना, पोलर द्रव्यमान, ओके, ठीक है। पोलर द्रव्यमान आपको 18 ग्राम है। NHO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान जो होता है वह 63 U के बराबर होता है। NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है वह आपका 58.5 U के बराबर होता है। H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान है, तो ऑप्शन नंबर 3 परमाणु इसमें विद्यमान है। H2 मतलब 2 उसमें है, S1 यानी S उसमें है, ठीक है। तो PO3 4 आयन में कितने परमाणु विद्यमान है, तो आपके 5 परमाणु इसमें विद्यमान है। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 140 U होगा। 0.5 मोल H2O अणु का द्रव्यमान होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 9 ग्राम होगा, ओके। 54 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 3.2 ग्राम के बराबर होगा। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होगा, ऑप्शन नंबर 2 14 ग्राम। और 56 क्वेश्चन नंबर है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको 1 मोल कहा जाता है। 1.1 ग्राम 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 6.022 इंटू 10 के पावर 22 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 कैल्शियम के 1 मोल में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु के बराबर होते हैं। पोटेशियम के 1 मोल में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु के बराबर होते हैं। अवोगाड्रो संख्या का मान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवोगाड्रो संख्या का मान क्या है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसे जरूर याद कर लेंगे। 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अवोगाड्रो संख्या का मान है, ओके। 1 मोल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मोल बराबर होता है, तो आपका 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कण के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 62 पदार्थ के एक
ग्राम आणविक द्रव्यमान में कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 6.022 इंटू 10⁻23 अणु उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका 2 होते हैं। जल की परमाणुकता कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपकी हो जाएगी 3 ही आपका जल का परमाणुकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम कार्बोनेट की यौगिक की परमाणुकता जो होती है वह 5 होती है। 0.1 मोल में NH3 में कितने अणु होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 6.022 इंटू 10⁻22 जो है वह NH3 में अणुओं होती है। उसी तरह से आपका दिया हुआ है 5.85 ग्राम NaCl में किसके बराबर है? तो ऑप्शन नंबर 3 1/10 मोल के बराबर है। 68 8 ग्राम CH4 में कितने मोल है? तो 0.5 ग्राम CH4 में है। ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन गैस किस रूप में उपस्थित होते हैं? तो वह आपको अणु के रूप में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, प्रकृति में उत्कृष्ट गैसें किस रूप में उपस्थित होती है? तो आपके परमाणु की अवस्था में उपस्थित होते हैं। हम लोग ज्यादा बढ़ गए क्या दोस्त? हाँ, देखिए आपका चैप्टर नंबर 4 शुरू हो जाता है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी ध्यान पूर्वक से रीड कर लेंगे और मैं जो जो VVI करवाते जाता हूँ उसे आप विशेष कर जरूर रट लेंगे ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके। कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेश कणों को क्या कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी जो कैथोड जो होता है उसे निकलने वाले ऋण आवेश को कैथोड कहते हैं, और जो प्लस वाला होता है उसे हम लोग कैथोड, इसे कैथोड इलेक्ट्रो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कैथोड और क्या होता है मेरे दिमाग से चला जा रहा है, अभी मैं बाद में बता दूंगा। ओके ठीक है, चलो देखो कैथोड किरणें प्रवाह होती है तो वह क्या प्रवाह होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह होते हैं। कैनाल किरणें किसकी किरण पुंज है? तो वह ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, परमाणु का नाभिक होता है तो वह धनावेशित होता है। परमाणु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु का जो नाभिक होता है वह धनावेशित होता है। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रदरफोर्ड जी ने परमाणु के यौगिक का, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? वह रदरफोर्ड ने की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार आपके जे थॉमसन जी ने किया हुआ है। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? तो आपके गोल्डस्टीन। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपको रट के जाना होगा। पता नहीं कौन सा सवाल कर देगा, लेकिन आपको इससे जरूर सवाल देखने को मिलेगा। 100% आप इसे श्योर कर लीजिए कि आपको जरूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जेम्स चैडविक जी ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है? तो आपका न्यूट्रॉन में क्या होता है? द्रव्यमान तो होता है लेकिन आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, रदरफोर्ड का अल्फा कण पर प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो ऑप्शन नंबर 1 परमाणु केंद्रक था। ठीक है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? तो आपका 2 होता है। और एल कोष में होती है आपका 8, और एम कोष में 18 होता है, और एन केस में 32 होता है। ये सब आप लोग जरूर रट लेंगे। ठीक है, किस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो आपको 2n² जो दिया हुआ इस कक्षा में आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता संख्या होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता जो होती है वह आपका 1 होता है, और मैग्नीशियम की संयोजकता जो होती है वह 2 होता है। एल्यूमिनियम की संयोजकता है आपका 3। ये सब क्वेश्चन को आप लोग जरूर रट लेंगे, क्योंकि ये सब सवाल आपको जरूर पूछेगा। आप किसी संयोजकता पूछ देगा ये मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता कि इसका पूछेगा, लेकिन आपको इतना जान लेना है कि आपको जरूर पूछेगा। ठीक है, फ्लोरीन की संयोजकता जो होती है वो आपकी 1 होती है। किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो 2 8 6 ऐसा होगा। तो उसमें 6 क्या होता है? 2 रिमेनिंग रहता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका 2 हो जाएगा। सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह आपका 1 होगा। बेरियम परमाणु की द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एन परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वह आपका 5 होगा। CI आयन में Cl
माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 8 हो जाएगा। Na प्लस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह आपकी 4 नंबर मतलब 8 होता है। Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह क्या होगा आपका 2 8 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। यानी इस तरह का आपके लंबी कतार वाली बहुत सारे सवाल हैं। मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान से मैं बताते चला जाऊंगा और आप इसे जरूर रट लीजिएगा। Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 288 हो जाएगा। ओके, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है तो ऑप्शन नंबर 4 281 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है तो ऑप्शन नंबर 226 हो जाएगा। ओके, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है तो ऑप्शन नंबर 4 287 हो जाएगा। और मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है तो ऑप्शन नंबर 3 282 हो जाएगा। ओके, कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है तो ऑप्शन नंबर 324 हो जाएगा। बोरन बोरन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका 23 हो जाएगा। ओके, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तो तत्व होगा ऑप्शन नंबर 2 Na। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है तो तत्व होगा ऑप्शन नंबर 3 Al। 12C6 के लिए कार्बन की मान संख्या है आपका 12। ओके, और 14N7 के लिए इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या जो होगी वह आपका 7 हो जाएगा। ओके, और ऊपर वाला जो रहता है उसे द्रव्यमान कहते हैं और जो नीचे में लिखा रहता है उसे हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। ओके, 23 और 11 में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वह आप इसे घटा देंगे यानी जो आपका द्रव्यमान रहता है उसमें हम लोग परमाणु संख्या घटा देंगे तो वो आपका क्या निकल जाएगा आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। ओके, तो 12 इसमें आंसर हो जाएगा। नाभिक 88 ऐसा 38 में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या आप भी इसे घटा देंगे तो आपका 50 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 23 एंड 11 ये तो अभी हाँ चलो ठीक है कि द्रव्यमान संख्या क्या है तो आपका 23 हो जाएगा। और नाभिक 13 6 में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या अगर बात करें तो इसे घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, और 35Cl17 के परमाणु संख्या जो होगी वो आपका 17 हो जाएगा। और 79 भी है 35 में न्यूट्रॉनों की संख्या अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो दोनों को घटवा देना है तो आपका 44 आ जाएगा। ये न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी निकल जाएगा। ठीक है, 1608 में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी चूंकि इसे घटाने के बाद आपका 8 आ जाएगा। ओके, किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा तो वह आपका 12 हो जाएगा। ओके, किसी तत्व के परमाणु में 17 प्रोटीन एवं 14 न्यूट्रॉन तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा वह क्या होगा तो आपका 27 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटीन एवं प्रोटीन नहीं 11 प्रोटॉन एवं 12 न्यूट्रॉन है तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा तो आपका 23 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे सवालों को दिया हुआ आप लोग इसे जरूर पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट 54 पढ़ते हैं। अक्रिय गैस कौन है तो आपका हीलियम जो है वह अक्रिय गैस है। इसे उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर रट लेंगे। ओके, अक्रिय गैस नहीं है। अब इस अगर बात करें तो इनमें से कौन अक्रिय गैस नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर 4 Li यानी लिथियम आपका अक्रिय गैस नहीं है। और अक्रिय गैसों की बात करें तो आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 55 में देखें तो नियोन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 अक्रिय गैस किस रूप में पाए जाते हैं तो परमाणु की अवस्था में अक्रिय गैस पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आप 58 अपने से पढ़ लेंगे, 59 भी आप अपने से पढ़ लेंगे और 56 भी अपने 60 भी आप अपने से पढ़ लेंगे। मैं 61 पढ़ा देता हूँ। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं तो एक तत्व के समस्थानिक में का न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 62 एक तत्व के संभारिक होते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रोटॉन की अलग अलग संख्या जो होती है वह संभारिक होती है। 12C6 तथा 14C6 है आपका क्या है समस्थानिक। ओके, 14C6 तथा 14C7 है तो आपका संभारिक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 कैंसर के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 66 घेंगा रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 67 एक ही तत्व
कि वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वह क्या कहलाती है? तो आपका समस्थानिक कहलाती है। आपका देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका जो है चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई जो है वह आपका जीव विज्ञान चैप्टर यहाँ से पकड़ना शुरू कर देता है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आपको चैप्टर नंबर 5 तक क्लियर करवा दूंगा। आपका 3 पार्ट्स में, साइंस के आपके 3 पार्ट्स में आएंगे, यानी 1 से लेकर 5 आएगा, फिर 6 से लेकर आपका 10 और फिर 10 से 11 से लेकर आपका 15 चैप्टर तक आएगा। और जो मैं लगातार वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, एक से एक काम होता है, इसी वजह से मैं आपको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ, जो लोग साथी उस पहले बात को अगर नहीं ध्यान से सुने होंगे तो मैं फिर से बताता हूँ। आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है, और जेक गाइड सर्च करेंगे आपको उससे पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग। जीवन की मौलिक इकाई क्या है दोस्तों? तो कोशिका है। जीवन की जो मौलिक इकाई होती है वह कोशिका होती है। और क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट हुक जी ने आपकी कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका की खोज कब हुई? तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई। ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल, कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है, तो आपका इसमें वैज्ञानिक का जो नाम है वह है रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 4 स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर 1 पुरोंकंज जी जो है वह जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज की हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वह 1 हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 8, जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कोशिका हो जाएगा। तो उनको बोलिए कि 10 मिनट के बाद हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? तो ऑप्शन नंबर 1 पैरामीशियम आपका कोशिका एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा जो है वह आपका एक सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका का ऊर्जा गिरा या बिजली घर किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 13, आत्महत्या का थैला कहलाता है? तो आपका लाइसोसोम आत्महत्या का थैला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 लाइसोसोम आपका कोशिकांग का पाचक थैला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पादप कोशिकांग का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हरित लवक आपका कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका भित्ति बनी होती है आपका सेल्यूलोस से आपकी कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 इंडोसाइटोसिस आपका कहलाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 कोशिका भित्ति उसके बाहरी आवरण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तारक केंद्र का कार्य होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 तुर्क निर्माण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोकैरियोटिक्स कोशिका का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 2 बैक्टीरिया है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, झिल्ली की जीवांत जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 अंतर्द्रवी जालिका होती है। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रक में पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम जो होते हैं वह केंद्रक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 कोशिका भित्ति जो होता है वह कोशिका का निर्जीव भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 26, तारक काय पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 कोशिका द्रव में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 कोशिका झिल्ली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पीले नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 कैरोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो आपका कवक जो है वह एक कोशिकीय जीव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाता है?
तो आपका ऑप्शन नंबर 2 लाइसोसोम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 32, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइबोसोम की उपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33, माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के एक कार्य है ऊर्जा उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर रट लेंगे। तो आपका कितना लिखा हुआ है देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी आपका 2 लाख एक्स के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका के किस अंगक में एटीपी बनता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया के अंगक में जो होता है आपका कोशिका का एक अंग है जिसमें एटीपी बनता है, जिसे हम लोग ऊर्जा नापते हैं। ओके, कि आप कितना एटीपी होता है, मतलब आप कितना एटीपी खर्च करते हैं, कितना एटीपी कोई चीज को खाते हैं तो आपको मिलता है, उसी चीज से हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, पादप और जंतु कोशिका के में प्रमुख अंतर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 पोषण संबंधी। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो ऑप्शन नंबर 2 गोल्जी उपकरण। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो ऑप्शन नंबर 1 अंतर्द्रव्यी जालिका। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, रंगीन प्लास्टिड्स को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्रोमोप्लास्ट। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, और आप लोगों को क्लास 10 में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मैथ का टीचर हूं, लेकिन मैं ये सबको भी समझा सकता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं इसको समझा नहीं सकता हूँ। मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे वीडियो को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। और मैं उसे टाइम निकाल करके मैं अब जो भी मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ावाता हूँ वो सब मैं छोड़ दूंगा, और मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से मैं यूट्यूब पे ही आ जाऊँगा। मैं सिर्फ स्कूल में ही ज्वाइन रहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें। मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के लिए इतने बढ़िया-बढ़िया सॉल्यूशंस करवाऊँगा, इतने अच्छे से करवाऊँगा जो आप लोगों ने कभी आज तक नहीं देखे होंगे। मैं अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन करवा दूँगा। तो ये आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, श्वेत एवं रंगीन प्लेलिस्ट को कहते हैं। तो आपका 1 नंबर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 42, कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 केंद्रक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ से बनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सेल्यूलोज पदार्थ, जो सेल्यूलोज जो है वह पादप कोशिका की भित्ति से बनी हुई है। ओके। कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होती है? तो आपका जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं तक आप लोगों को बताता हूँ। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को 6 चैप्टर से शुरू करके 10 चैप्टर तक लेके चला जाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर इंतजार करेंगे। मुझे पता है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, अरे आप लोग एक खास बात, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट मुझे जरूर करेंगे। अगर हेल्पफुल है तो आप लोग सिर्फ हेल्प करके भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।